अब शायद हमें अंदर की पूरी कहानियां कभी मालूम ना हो सकें। इंटर सर्विस वाले जिस काम में हाथ डालते हैं उसे उसके मंतकी अंजाम तक हर कीमत पर पहुंचाते हैं। शायद इसकी कहानी के सारे किरदार बेनकाब ना हो सके, मगर बड़े मुजरमों की गर्दनें नहीं बच सकेंगी। सलीम अकबर के सारे खुफिया कागजात अब उनके कब्जे में हैं। हर कागज खुद बताएगा वो कहां से चलकर सलीम की तिजोरी में पहुंच जाता। वैसे हर खाइन हाथ को बेरहमी से काट देंगे जिसने कागजात और फाइलों के सफर में कोई भी सहारा दिया है। अब तुम इसे भूल जाओ, ये मुकदमा अपने असल वारसों के हाथ में पहुंच चुका है। वो अपना हिसाब खुद ही विभाग कर लेंगे। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन तुम्हारी आवाज में कोई खुशी या गर्मजोशी नहीं है। तुम ऐसे सर्द और सपाट मिजाज के मालिक नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि बना बनाया खेल अपने हाथ से निकल जाने पर तुम्हें कलक हो रहा हो कि इस कामयाबी का पूरा सेहरा इन लोगों के सरों पर सचाएगा। वो भी हम जैसे हैं। हम सब सताइश की तमन्ना या सिले की परवाह किए बगैर बेलोसी से अपना फर्ज अंजाम देते हैं। वो किसी कदर मजरूर लहजा में बोला, मेरे या मेरी बेनाम फोर्स के बारे में ऐसी छोटी बातें मत सोचा करो। मेरी उदासी का सबब सुनोगे तो तुम खुद भी दहल कर रह जाओगे। अव्वल खान के वो चटकते हुए अल्फाज बहुत संगीन थे। मेरा दिल उछलकर हल्के में आ गया। रीढ़ की हड्डी में चूंटियां सी सरसराने लगी। मैंने अपने ज़हन पर होने वाले अंदेशों की बदतरीन जलगार से संभल कर डरते डरते पूछा, शायद तुम्हारी काल का सबब भी वही है। गजाला तो खैरियत से है ना? वो बाल बाल बची है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अव्वल खान किसी तंग और गहरे कुएं की तह से बोल रहा हो। मैं सांस रोके रिसीवर कान पर जमाए खड़ा रहा। वो कह रहा था, अगर मेरी बीवी ने चंद रोज के लिए उसे अपने पास न रोका हुआ होता तो उस वक्त हम उसके सुराग से भी महरूम हो चुके होते। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने उसकी बात काट दी। तुम पहले ही सलीम के तस्करे में बहुत वक्त बर्बाद कर चुके हो। जल्दी बताओ कि वहां क्या हुआ है। गजाला तुम्हारे घर पर है तो सुल्तान शाह कहाँ है? कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। अव्वल खान की आवाज कर्ब आलूद हो गई। मेरे आदमी पूरे शहर में दीवाना वार उसे तलाश करते फिर रहे हैं, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। वो तन्हाई से उकताया हुआ था। मैंने पूरी उम्मीद लहजा में कहा, हो सकता है कि वो खुद ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने चला गया हो। वहां बैठकर तुम ये सब सोच सकते हो, मगर कोई खुशगुमानी नहीं है। तुम्हारा घर अबतर हालत में है। फ्लैट का पूरा सामान उलट पलट दिया गया है। इन लोगों ने अचानक ही हम पर कारी घाव लगाया है। मेरा दिल टूटने लगा। सुल्तान शाह एक मरतबा फिर चक्की के दो वजनी पार्टों के दरमियान आ गया था। हरासा और जज्बाती होकर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, टूटे फूटे लफ्जों में बातें ना करो, मुझे खुलकर बताओ कि क्या हुआ है। वो जिंदा तो है ना? वो यकीनन जिंदा होगा। अव्वल खान ने पूरी यकीन लहजे में कहा। मारना होता तो उसकी लाश फ्लैट ही में छोड़ जाते, वो उसे इस तरह गायब न करते। तुम कहते चले जाओ। मैं पूरी तवज्जो से एक एक लफ्ज सुन रहा हूँ। उसे खामोश पाकर मैंने बेचैनी से लुकमा दिया। वक्त हमारे लिए सबसे अहम है। वक्त खो दिया तो हमारे हाथों से निकल सकता है। रात को वो घर ही पर था और वीरा से बात होने पर बहुत कुछ नजर आ रहा था। आज मैंने उसे सलीम अकबर के अंजाम से मुतल्ला करने के लिए फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। वो ठहरे हुए लहजे में बताने लगा, सुबह 11 बजे तक जब फोन पर उससे राब्ता ना हो सका तो मैं खुद वहां पहुंच गया। तुम्हारे फ्लैट का दरवाजा बंद लेकिन गैर मुकफ्फिल था। अंदर कदम रखते ही मेरे फरिश्ते कूच कर गए। घर में सारा सामान बेतरतीबी से इधर उधर बिखरा हुआ था। अलमारियों के पट खुले हुए थे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने उजलत में पूरे फ्लैट की तलाशी ले ली हो। सुल्तान का पूरे घर में कहीं पता नहीं था। पड़ोसी क्या कहते हैं, मैं इस्तरारी लहजे में उससे सवाल कर बैठा। सब लाइल्म थे। किसी ने कोई गैर मामूली आवाज या आहट नहीं सुनी। चौकीदार से पता चला है कि सुबह 4 बजे एक नई लैंड रोवर में खाकी वर्दी वाले 2 मकामी और 2 गोरे वहां आए थे। एक मकामी ने उसे बताया कि वो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के बड़े अफसर हैं और हेरोइन के एक बैनुल-अक़वामी स्मगलर की तलाश में वहां आए हैं। वो अपनी जुबान बंद रखकर इनसे दूर रहे और अपने काम से काम रखे। अनपढ़ चौकीदार वर्दियों और गाड़ी से मरूब हो गया और वो गाड़ी समेत अहाते में अंदर तक चले गए। उसे कुछ अंदाजा नहीं हो सका कि वो किस फ्लैट में गए। आधे घंटे बाद वो लैंड रोवर तेज रफ्तारी से फाटक से निकलती चली गई। चौकीदार इस नागाहानी उफ्ताद पर इतना बदहवास था कि वापसी पर जीप में मौजूद अफराद की तादाद पर ध्यान नहीं दे सका। और एंटी नार्कोटिक्स वाले क्या कहते हैं? मैंने गहरा सांस लेकर पूछा। नीचे से ऊपर तक सब इस वाक़े से लाइल्म है। उनकी तरफ से सुबह सवेरे तो क्या, पिछले 3 दिन से ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं किया गया। वैसे भी वो अपने पास आए हुए गैर मुल्की माहिरीन को किसी फील्ड ऑपरेशन में शामिल नहीं करते। छाप और गिरफ्तारियों के फराइज मकामी अमला सर अंजाम देता है। इनका नाम इस्तेमाल करके ये शबे खून मारा गया है। सुल्तान शाह इतनी खामोशी और आसानी से इनके साथ जाने वाला नहीं था। वो यकीनन उसे बेहोश या जख्मी करके वहां से निकाल ले गए होंगे। मैं भी इन्हीं खतूत पर काम कर रहा हूँ। एक मुश्किल यह है कि चौकीदार इस लैंड रोवर का नंबर नहीं देख सका। सुबह 4 बजे फिजा में इतना अंधेरा था कि गाड़ी के रंग के बारे में भी वो पुरयकीन नहीं है।
समझ में नहीं आ रहा कि सुल्तान शाह को बरामद करने के लिए कहां धावा बोला जाए। इस मामले में निक मोडले ही मुलव्विस मालूम होता है और यह सुल्तान शाह के लिए सबसे मोहलक बात साबित हो सकती है। वो बद्रीनाथ की तरफ से अली शेर के नुमाइंदे के तौर पर कई बार निक से मिल चुका है। एक संगीन खतरा सामने आ जाने के बाद मैंने हर एहतियात बालाए ताक रखकर फोन पर खुली खुली गुफ्तगू शुरू कर दी। मैं चेक कर चुका हूँ, निक कल सुबह ही किसी सरकारी काम से सिंगापुर गया है। ये कोई और लंबा खेल मालूम होता है। हो सकता है कि सलीम अकबर खान की गिरफ्तारी पर कुछ लोगों ने मुंह अंधेरे या जवाबी कार्रवाई की हो। इसके पकड़े जाने से इनके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए होंगे। मेरे लिए वो बदतरीन और तकलीफ से सूरत हाल थी। मेरा जहन सदमे और मायूसी से दो चार होने के बावजूद तेजी से काम कर रहा था। मुझे अव्वल खान की बात का जवाब देने के लिए मजीद सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। निक मुल्क से बाहर है। उसे मेरे या सुल्तान शाह के बारे में जरा भी भनक मिल जाती तो निक से पहली मुलाकात के बाद जिंदा नहीं लौट सकता था, ना ही बदरी के साथ ज्यादा वक्त गुजार सकता था। इस बारे में मेरा शुबा बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ सलीम मदन मोहन और इसके नेचुरल इंफॉर्मेशन सेल का आलाकार था। मदन तुम्हारी तहवील में है। सलीम के पकड़ जाने से सबसे ज्यादा दुख मदन के साथियों को हो सकता था, मगर लैंड रोवर में आने वालों में 2 सफेद फार्म शामिल थे। इनके लिए सफेद फार्मों को इस कदर खुलकर मैदान में उतारने की क्या जरूरत थी? क्या यह मुमकिन नहीं कि सफेद फार्मों को लेकर आने वाले बावर्दी अफराद भारतीय एजेंट या उनके मुकामी मददगार रहे हों? अव्वल खान अपने तौर पर इस वाक़े को हर पहलू से परख रहा था। सवाल यह पैदा होता है कि इतनी कम मुद्दत में इन्हें सुल्तान शाह के ठिकाने का इल्म कैसे हुआ? अगर वो पहले से बाखबर थे तो इनकी तरफ से आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने कमजोर लहजे में एतराफ किया। अगर सोचने की ये राहें मसदूद हो जाती हैं तो फिर सुल्तान शाह के अगवा का क्या जवाब बाकी रह जाता है? अब तक तुमने एक नतीजा बहुत ठीक अखज़ किया है। अगर आने वालों को सुल्तान शाह से दुश्मनी होती तो वो इसे फ्लैट ही में मार देते, लाद कर अपने साथ न ले जाते। तो क्या यह नुक्ता किसी खास समत की निशानदेही कर रहा है? अव्वल खान ने पूछा। मेरा यही ख्याल है। बदरी कह चुका है कि कराची में मेरी रुपोशी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। मेरे दुश्मनों में इस वक्त सिर्फ आइजक बेल को मालूम है कि मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ। मेरे जवाब ने अव्वल खान को बुरी तरह चौंका दिया। ये तुम कैसे कह सकते हो? पुरानी बात है, तुम भूल रहे हो कि वो अमेरिका से 2 बार इसी फ्लैट के फोन पर मुझसे राब्ता कर चुका था। बाद में इस नंबर पर ऑब्जर्वेशन वगैरह के खौफ से उसने ये सिलसिला बंद कर दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अव्वल खान की आवाज यक बयक पुरजोश होगी। मुझे अच्छी तरह याद है कि इसने यौमुल सब्त पर कोट अदू के थर्मल पावर प्लांट में तबाही की पेशगोई नुमा धमकी दी थी। फोन नंबर उसे रास अलमेडा से मिल चुका था। अब वो मेरे लहू का प्यासा है। इतने दिनों तक वो यकीनन खामोश नहीं बैठा रहा। उसके आदमी यहाँ आए और उन्होंने फोन नंबर के सहारे फ्लैट का खोज लगा लिया। तुम वाकयात का सही तजिया करके बात की तह तक पहुंचाते हो। इसका मतलब यह हुआ कि इंतकाम की आग में जलता हुआ आइजक अब किसी पर एतमाद करने के बजाय खुद तुम्हें घेरने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस वक्त यही मालूम हो रहा है। 4 की वो टोली मेरी तलाश में वहां पहुंची। जब मैं ना मिला तो वो सुल्तान शाह को उठा कर ले गए। अब तक इन्होंने इसका भरकस निकाल दिया होगा। मैं इसे अच्छी तरह परख चुका हूँ। वो मर जाएगा मगर तुम्हारे बारे में अपनी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकालेगा। उन्होंने अपनी झुंझलाहट मिटाने के लिए एक गलत आदमी पर हाथ डाला है। ऐसी बदफाल मुंह से ना निकालो। मैंने तड़प कर कहा, मरे उसके दुश्मन। ये सोचो कि अब तुम कैसे उस तक पहुंच सकते हो। शायद रास अलमेडा का अंजाम देखकर वो अपने सफारतकारों से बदसन हो चुका है। वो सुर्ख फीते से बंधे हुए होते हैं। अगर वो इनसे दूर रहकर काम करने का फैसला कर चुका है तो कराची की जेर जमीन दुनिया के चंद बड़े नामों से कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। जल्दी करो, ये काम जितनी जल्दी हो जाए इतना ही अच्छा है, मैंने बेकरारी से कहा। ये सोच सोच कर मेरे रूंगटे खड़े हो रहे हैं कि अगर गजाला भी मेरे घर के बजाय सुल्तान शाह के साथ होती तो क्या होता। ऐसी खून अशाम दुश्मनियों में औरत जात सबसे सहल निशाना होती है। मेरे वजूद में कहरो गजब की एक लहर ने अंगड़ाई ली और मैंने दांत पीसते हुए कहा, मैं उनके सर कुचल दूंगा। जरूरत पेश आई तो मैं इस सब को छोड़ छाड़ कर किसी भी वक्त वापस चल दूंगा। मेरे लिए गजाला और सुल्तान शाह दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं। रोजी भी तुम्हारे बेलोस जानिसार है, उसकी कदर किया करो। तुम्हारी बात सुनकर उसे दुख हुआ होगा। अव्वल खान ने झिझकते हुए मुझे याद दिलाया, वो ही नहीं तुम भी मेरी फहरिस्त में शामिल हो। वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। वो कहाँ गई हुई है? अव्वल खान पुरतजस्सुस लहजे में सवाल के बगैर नहीं रह सका। वीरा के जिक्र पर मुझे याद आया कि सुल्तान शाह के अगवा की खबर सुनते ही मैं उसे भूल चुका था। हालांकि इस वक्त वो दोनों ही खतरात से दो चार थे। सुल्तान शाह मेरे बदतरीन हरीफों का कैदी था और वीरा महज अपने बलबूते पर एक खून आशाम दरिंदे की सरकोबी करने के लिए निकली हुई थी। आज रोजी गधे के साथ लगी हुई पक को हमेशा के लिए अलग करने गई है। वो अकेली गई है। मेरे जवाब ने अव्वल खान को शिश्तर कर दिया। वहां एक से ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। उसका ख्याल था कि मुझसे ज्यादा बेहतर और महफूज अंदाज में काम पूरा कर सकेगी। तुमसे बात होने तक मैं इसी के बारे में फिक्रमंद था। तुम सर नीचा करके खामोशी से बड़े से बड़ा काम कर गुजरते हो और इस पर जरा भी गरूर नहीं करते। वो हर वक्त अपनी सलाहियतों पर घमंड करती रहती है।
वो बहुत बेजिगर और ज़हीन लड़की है, मगर फिर भी लड़की ही है। वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी तुम्हारी गर्द को नहीं पहुंच सकती। दोनों तरफ तबले जंग बच चुका है। मैं सुल्तान के बारे में सोचता रहूंगा, तुम रोजी के लिए फिक्रमंद रहोगे। हमारा आपस का करीबी राब्ता बरकरार रहना जरूरी हो गया। फिक्र मत करो, मैं हर 1 घंटे के बाद तुम्हें रिपोर्ट देता रहूंगा। होटल में इतनी कसरत से गैर मुल्की कालों की आमद यहाँ के अमले को शुबहात में डाल देगी। मैं बाहर के किसी बूथ से तुमसे बात करता रहूंगा। अपने इन मसाइल को तुम मुझसे बेहतर समझ सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त घर ही से बोल रहे हो ना? मुझे अचानक वो अहम सवाल याद आ गया। घर? मेरे कान में अव्वल खान की तल्ख सी हंसी उभरी। सलीम के चक्रों से सुबह 2 बजे निजात मिली थी और मैं दफ्तर ही में लेट गया था। 10 बजे से सुल्तान शाह की फिक्र शुरू होगी। अब मैं दफ्तर में जमा हुआ हूँ। सुल्तान शाह का सुराग मिलने तक मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें दफ्तर में फोन करता रहूंगा। दरमियान में कोई अच्छी खबर मिल जाए तो तुम मुख्तसर सी कॉल कर लेना। मैं सिर्फ तुम्हें फोन करने के लिए होटल से निकलूंगा, वरना मुझे भी कमरे में जमकर मिसेस रोजी बर्ड की वापसी का इंतजार करना है। अव्वल खान ने सबके लिए आफियत की एक दिलगीर दुआ के साथ फोन बंद कर दिया। कराची से निकलकर मैं दुबई के राह से लंदन पहुंचा तो अचानक यूं महसूस हुआ जैसे भागती हुई, दौड़ती और हंगामा के जिंदगी यकलख्त ठहर से गई हो। सलीम अकबर दुराने सफर दरियाफ्त होने वाला एक गैर मुतवक्का और आसान शिकार था, जो किसी काबिल जिक्र जिद्दोजहद के बगैर हंसते खेलते मेरे दाम में आ गया। उसके अलावा गीता और जेम्स का कजिया भी चंद घंटों में निमट गया। किसी तकरीबी इरादे के बगैर महज वक्त गुजारी के लिए की जाने वाली छेड़छाड़ देखते ही देखते इन दोनों के इबरत असर अंजाम पर मुंतज हुई। अपनी अपनी अहमियत के एतबार से वो दोनों ही वाकयात बहुत संगीन थे, लेकिन इनमें हमारा ज्यादा वक्त सर्फ नहीं हुआ था। पिछले चंद दिनों में हमने अपना बेशतर वक्त लंदन की शहर में सर्फ किया था और अमलन ऐसा मालूम हो रहा था जैसे हम काम करने की बजाय महज पिकनिक मनाने के लिए लंदन आए हों। पिछली रात से वाकयात ने अचानक ही नया रुख बदला था। पहले वीरा ने मुझे रमेश अग्रवाल के किस्से से बेदखल किया और खुद एक मुश्किल सूरत हाल का सामना करने चल दी। दूसरी तरफ सुल्तान शाह बेखबरी में किए जाने वाले एक वार का निशाना बन चुका था। पहले हर महाज पर सन्नाटा छाया हुआ था और अब हर तरफ खबरें ही खबरें थीं। देखना सिर्फ ये था कि आइजक बेल से हमारा तसादुम कहाँ होने वाला था। अगर वो न्यूयॉर्क में बैठकर अपनी कठपुतलियों की डोरियां हिला रहा था तो हमारे बद्रीनाथ के पीछे पीछे या उसके बगैर वहां जाना जरूरी हो गया था। और वो खुद कराची में मौजूद था तो हमें पहली फुर्सत में वहां पहुंचकर उसके गिर्द जाल डालना था। मैंने इसरारी तौर पर अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। अव्वल खान ने काफी देर तक फोन पर बात की थी, मगर इस दौरान में वक्त बमुश्किल 15 मिनट आगे सरका था। घड़ी की सुइयां 12 बजने में 15 मिनट बाकी होने का ऐलान कर रही थी। वो वक्त बहुत नाजुक था। मेरे चश्मे तस्वुर में एक फिल्म सी चलने लगी। अगर सब कुछ पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था तो बद्रीनाथ ने रमेश अग्रवाल को कोई चक्कर देकर घर में अकेला छोड़ दिया था और खुद इंडियन हाई कमीशन में सरगर्मी से एक एक से मिलकर इसे अपनी मौजूदगी का गवाह बना रहा था। अंदर से वो बहुत मसरूर था, क्योंकि आने वाले चंद घंटों में उसे अपने उस बदतरीन हरीफ से निजात मिलने वाली थी जो दोस्त बनकर उसकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ रमेश अग्रवाल श्रीनिवासन के काली घर के किसी कमरे में बैठा बद्रीनाथ की वापसी का इंतजार कर रहा था। वक्त गुजारी के लिए उसने खुद को टेलीविजन के स्क्रीन या अखबारी सफात में उलझाया हुआ था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बाहर मौत उसकी घात लगाए फिर रही थी और फरिश्ता अजल किसी भी लम्हे वीरा के सहर अंगेज रूप में उसके सर पर मुसल्लत होने वाला था। साउथ हाल के इलाके में तरतीब पाने वाले इस ड्रामे में तीसरा अहम तरीन किरदार वीरा का था। वो शायद अपने हदफ के कुर्बो जवार में पहुंच चुकी थी। उसके लिए काम का वक्त 12 और 1:30 बजे के दरमियान मुकर्रर किया जा चुका था। वो 12 बजे से पहले अपने शिकारगाह में दाखिल नहीं हो सकती थी। मुझे अंदाजा था कि वो 12 बजने के इंतजार में सख्त बेचैनी और शराब के आलम में वहीं कहीं चकराती फिर रही होगी। मेरे लिए वो कयामत की घड़ियां थीं। वक्त जूं की चाल से रींग रींग कर गुजरा था। 12 बजे और मेरे आसाब पर तनाव सा सवार हो गया। शायद वीरा फैसला कुन कदम उठाने की पोजीशन में आ चुकी थी। मेरे ज़हन पर दबाव बढ़ता रहा। 12:10 पर इस दबाव से मेरी कनपट्टियां चटकने लगी। मैं इस वक्त मैदान अमल से बाहर, बिल्कुल बाहर था, मगर वहां की सूरत हाल जानने की ख्वाहिश मेरे काबू से बाहर हो चुकी थी। मैं तजब्जुब के आलम में चंद सानियों तक फोन को घूरता रहा, फिर बेइख्तियार रिसीवर उठा लिया। मैंने लम्हा भर गौर किया। मेरी हरकत हर खतरे से खाली थी। श्रीनिवासन के घर में रमेश अग्रवाल शिकार था और वीरा शिकारी। शिकार की कोई भी गफलत उसके लिए मौत का पैगाम बन सकती थी। मैं वहां का नंबर मिलाता तो लाजमी तौर पर रमेश ही फोन की तरफ मुतवज्जा होता। उसके लबो लहजे से मुझे वहां के बारे में खासा अंदाजा हो सकता था। अगर जवाब ना मिलता तो फिर यह नतीजा अखज किया जा सकता था कि वीरा बिजली की सी फुर्ती से अपना काम मुकम्मल करके वहां से निकल चुकी थी और थोड़ी ही देर में वापस पहुंचने वाली थी। मैंने लाइन का कोड मिलाकर श्रीनिवासन के घर का फोन मिलाना शुरू कर दिया। लंदन में फोन का निजाम कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान की तरफ वक्फे वक्फे से घंटी नहीं बजती। लाइन मिलती है तो दोहरी बीप बीप की सूरत में घंटी बजती चली जाती है।
दूसरी तरफ घंटियों की आवाज शुरू होते ही मेरा दौरान खून तेज हो गया। बद्रीनाथ मुझे बता चुका था कि श्रीनिवासन ने इन दोनों को अपने घर का एक ऐसा कमरा दिया हुआ था जहां जरूरत की तमाम चीजें मुयस्सर थीं, लेकिन फोन और टेलीविजन की सहूलतें मौजूद नहीं थी। शायद रमेश अग्रवाल वीरा को एक आसान शिकार समझकर अपने कमरे में ले गया था। इसी वजह से उसको फोन तक पहुंचने में ताखीर हो रही थी। वीरा इसे फरीद को इतनी सुरात से जेर नहीं कर सकती थी। मुतद्दद घंटियों के बाद आखिरकार रिसीवर उठा लिया गया। हेलो कहने वाला रमेश ही था। क्या बात है, हर वक्त तुम ही फोन से लगे बैठे रहते हो? मैंने किसी तमहीद के बगैर उसे चिढ़ाने के लिए कहा। इससे कदरे तवील गुफ्तगू करके ही मैं वहां की सिचुएशन के बारे में अंदाजा लगा सकता था। और तुमको बदरी के सामने आते हुए शर्म आती है जो दूर दूर से उसे बस फोन ही करते रहते हो? मेरी बदली हुई आवाज सुनकर इस बार भी वो मुझे गुरनाम सिंह ही समझा था। वो खुद डरपोक है। मैंने जवाब दिया, वो किसी और के घर में ठहरा हुआ है, इसलिए मुझे वहां बुलाने से डरता है। तुम उसे आमादा कर लो तो मैं आज शाम ही उससे मिलने आ सकता हूँ। इत्तिफाक है कि जब भी तुम फोन करते हो वो घर पर नहीं होता। इस वक्त भी वो कहीं गया हुआ है। अपने फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर वो खुद भी गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा था। वो जानना चाह रहा था कि लंदन में बद्रीनाथ का कौन सा ऐसा दोस्त है जिससे वो बेखबर है। अब मैं शाम को 7-8 बजे दोबारा फोन करूंगा। इसे कह देना कि वो घर ही पर रहकर मेरा इंतजार करे, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है, मैंने बदली हुई आवाज में कहा। इस वक्त तक हम दोनों उर्दू या हिंदी ही में बातें कर रहे थे। अचानक उसने मुझे होल्ड करने के लिए कहा, फिर माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर अंग्रेजी में किसी से मुखातिब हो गया। अरे डार्लिंग, तुम यहाँ क्यों आ गई? वहीं मेरे कमरे में बैठो, मैं फोन पर गुफ्तगू करके अभी वहीं आता हूँ। अकेले घर से तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। 12:15 बजने वाले थे। वो अंग्रेजी में डार्लिंग कहकर किसी औरत ही को मुखातिब कर सकता था। वो यकीनन वीरा ही थी और प्रोग्राम के मुताबिक रमेश तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी थी। रमेश को मिलने वाला वीरा का जवाब मैं नहीं सुन सका, मगर फिर रमेश की आवाज आई, ठीक है, तुम इस मशरकी घर का जायजा लेती रहो, मैं बस अभी फारिग होता हूँ। अंग्रेजी में वो फिक्रा मुकम्मल करके रमेश दोबारा मुझसे मुखातिब हो गया। बदरी से तुम्हारे ऐसे क्या राजो न्याज होते हैं कि तुम इस बारे में मुझे नहीं बता रहे? बदरी चाहता तो वो खुद भी कह सकता था कि मैं इसकी गैर मौजूदगी में तुमसे बात कर लूं। इस बारे में जिद मत करो और ये बताओ कि अभी तुम किस डार्लिंग से बात कर रहे थे? ये वलायत है, यहाँ लड़कियों को हासिल करने के लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ते। मुकद्दर अच्छा हो तो लड़कियां खुद ही टकराती रहती हैं। ये कोई? अचानक उसकी बात अधूरी रह गई। रिसीवर पर उसकी एक शदीद हिचकी की आवाज सुनाई दी। रिसीवर कहीं गिरा और फिर फर्श पर किसी वजनी वजूद के गिरने की तेज धमक सुनाई दी। मैंने माउथपीस में बार बार हेलो हेलो की तकरार की, मगर रिसीवर पर गहरा सकूत छाया रहा। यूं मालूम हो रहा था जैसे बात करते करते अचानक रमेश अग्रवाल की चाबी खत्म हो गई हो। फोन पर किसी वारदात की जुज़वियात सुनने का वो तजुर्बा बहुत अनोखा और सनसनीखेज था। मैं सांस रोकर रिसीवर पर कोई आवाज सुनने का मुंतजिर रहा, लेकिन दूसरी तरफ गहरा सकूत छाया रहा। फिर क्रेडल दबने की क्लिक की आवाज सुनाई दी। किसी ने खामोशी से रिसीवर क्रेडल पर रख दिया था। मैंने अपने सीने में रुका हुआ सांस आजाद करके फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। कमरे की फिजा खुनक थी, मगर मुझे अपनी पेशानी पर पसीने के कतरों की नमी महसूस हो रही थी। मैंने पेशानी पर शहादत की उंगली फेरी और पसीने की एक हल्की सी तह दाहिने रुखसार के बड़े हुए शेब में रेंगती हुई कालीन पर गिर गई। अमली तौर पर मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फोन के रिसीवर पर मैंने जो कुछ सुना वह बहुत लर्ज़ाखेज था। मुझे यकबयक नकाहत का एहसास होने लगा। यूं मालूम हो रहा था जैसे मेरी शदीद जिस्मानी मुशक्कत के कई मराहिल तय किए हूँ। मैं बिस्तर पर गिरकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मैंने फोन पर जो कुछ सुना वो नाकाबिले यकीन था। रमेश अग्रवाल की आखिरी भयानक हिचकी मेरे ज़हन में जम कर रह गई थी। शायद उसे बिल्कुल आखिरी दमे पर खतरे का इदराक हुआ था और उसने चीखना चाहा था, मगर उसकी वो हैवानी चिंगाड़ बस एक हिचकी में घुट कर रह गई थी। मैं देर तक यूं ही पड़ा रहा। मेरा इरादा 1 बजे के करीब बाहर जाकर अव्वल खान से फोन पर राब्ता करने का था और 1 बजने में खासी देर बाकी थी। 1 बजे से पहले कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बेताबी से दरवाजा खोल दिया। वीरा अपने होठों पर एक सफाक मुस्कुराहट सजाए मेरे सामने मौजूद थी। उसने मुझे देखते ही बाईं आंख दबाई और कमरे में दाखिल हुई। रमेश अग्रवाल से फोन पर बात करते हुए मैंने वहां की सूरत हाल के बारे में सिर्फ अंदाजे कायम किए थे। मैं वीरा के सामने इनके आसाद का कबल अज वक्त इजहार करके किसी शर्मिंदगी से 2-4 नहीं होना चाहता था। मैंने अनजान बनकर पूछा, क्या बात है, तुम बहुत जल्द वापस आ गई? वह बहुत कठिन काम था, लेकिन हैरतनाक तौर पर आसान हो गया। वो फखरिया अंदाज में बोली, रिवाल्वर के चैम्बर में सारी गोलियां महफूज हैं और रमेश इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। मैं खुलासा नहीं पूरी तफसील सुननी चाहता हूँ। मैंने कुर्सी पर झूलते हुए मुतालबा किया। यहाँ से निकलते ही मैंने अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी तब्दीली कर ली थी। वो बताने लगी, मेरे पास बीमा फरोशी के बारे में कोई मवाद नहीं था, इसलिए मैंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की एक बुक शॉप से इंसानी सेहत और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात के बारे में 8-10 किताबें खरीद डाली और 2 बसें तब्दील करके मुकर्रर वक्त से पहले साउथ आल में पहुंच गई। ठीक 12 बजे मैंने श्रीनिवासन के दरवाजे की घंटी बजाई तो रमेश ने दरवाज़ा खोला
पहली नजर में वो रंगीन मिजाज और औबाज फितरत नजर आता है।